इन विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बलबीर सिंह। नमस्कार। वक्त के कैसे बदलते मायने हैं कि पॉजिटिव शब्द ही सबसे ज्यादा नेगेटिव लगने लगा है। कोरोना संकट के दौर में हर सुबह पॉजिटिव मामलों की संख्या जब हजारों में बढ़ती है तो माहौल नकारात्मक हो जाता है। आंकड़े आपको उलझाए रखते हैं। एक ओर जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं रिकवरी रेट में भी वृद्धि हो रही है। मृत्यु दर बहुत कम है, फिर भी सक्रिय मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आंकड़ों के इस बनते बिगड़ते खेल के बीच आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आप दिशा निर्देशों का पालन करें, तभी जाकर हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह। डॉक्टर बलबीर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। इससे पहले कि डॉक्टर बलबीर के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर बलबीर, शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां सेरोलॉजिकल सर्वे के नतीजे आए हैं और नतीजे ये कहते हैं कि 29% लोगों में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई है। इसके क्या मायने हैं? तो इसका मायना है कि ये 29% को इन्फेक्शन हुआ और उसके अगेंस्ट उन्होंने रिएक्ट करके एंटीबॉडीज बनाए। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि कुछ और लोग हैं जिसमें एंटीबॉडी टेस्ट शायद ना आए हो, बिकॉज एंटीबॉडी टेस्ट की पूरी सेंसिटिविटी 100% नहीं है जी। उनको इन्फेक्ट हुआ हो, उनका टी सेल इम्यूनिटी बनी हो, जो हम यही चेक कर रहे हैं, तो इससे भी ज्यादा इम्यून है। तो ये रिफ्लेक्ट ये भी कर रहा है कि हमारे नंबर्स इन दिल्ली में कम हुए हैं जी। तो और दूसरी चीज की आपने जैसे खुद कहा कि मोर्टेलिटी कम हो रही है, रिकवरी रेट्स बढ़ रहे हैं जी। तो मैं जानता हूं कि हमने जो मार्च, अप्रैल, मई, जून में देखा, जुलाई, अगस्त में उतना खतरनाक वायरस की पोजीशन नहीं दिखी। सिक पेशेंट्स हमारे पास नहीं आए और होम आइसोलेशन पे भी बहुत लोग ठीक हुए। इसके कई कारण हैं। उनमें से एक की इम्यूनिटी और पार्शियल इम्यूनिटी, ये दोनों हेल्प कर रही है कि इतनी वायरस इतना जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक नहीं कर पाता जी। डॉक्टर बलबीर, जिन लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश होते हैं, ये भी समझने की जरूरत है हमारे श्रोताओं को। हमारे श्रोता भी कई सारे ऐसे होंगे जिनमें एंटीबॉडीज पाई गई। क्या अब वो इस कोरोना संकट में बिल्कुल सुरक्षित हैं? आने वाले समय में कोरोना संक्रमण उन्हें नहीं होगा या फिर कुछ और? ऐसा नहीं उनको एडवाइस करूंगा कि अगर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है तो वो बिल्कुल ये सोचें कि उनको नहीं हो सकता कोरोना वायरस। इस वायरस को अभी तक हम पूरी तरह समझ नहीं पाए जी। इस वायरस ने सब प्रेडिक्शंस तोड़ दिए, सब कुछ गलत प्रूव कर दिया डॉक्टर्स को जी। WHO को बहुत ऑर्गेनाइजेशन फेल हुई इसमें जी। तो इसलिए अगर किसी को एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है वो ये मत सोचे कि वो उसको इन्फेक्शन नहीं हो सकता और वो मास्क ना पहने और जहां मर्जी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी, बिल्कुल। आपने विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात की। WHO के नए दिशा निर्देश में ये बात सामने आई है कि उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो युवा वर्ग हैं उनमें कोरोना का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। क्या कुछ खास कारण देखते हैं आप? मैंने इसको भी रिपोर्ट को पढ़ा है। मैंने WHO से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है जी। यंग इंडिविजुअल्स बहुत इजीली इससे बाहर निकले हैं जी। और इस स्टेज पे दिल्ली में जहां मेरा एक्सपीरियंस है, दिल्ली में इतना खतरनाक नहीं देख रहे हम पेशेंट जितने पहले 2 महीने पहले देख रहे जी। तो हमारा यही रहा है कि 70 साल और अबव मुश्किल में पड़ते हैं। यंगर्स में डायबिटिक हो तो मुश्किल में पड़ते हैं जी। अदरवाइज जो यंगर पॉपुलेशन है वो इजीली ठीक हो जाती है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर बलबीर, आपने इस तरह की भी खबरें देखी होंगी कि देश में कुछ लोग जिनकी उम्र 90 साल या 100 साल से भी ऊपर है, ऐसे भी कुछ बुजुर्गों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमाल है या कहीं ना कहीं आप रोग से लड़ने की जिजीविषा को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं? एक तो 2-3 चीजें हैं इसमें जी। पहली चीज कि जैसे डिजीज का टाइम प्रोग्रेस करता जा रहा है तो पार्शियल इम्यूनिटी
कुछ लोग ज्यादा इम्यून हो गए, कुछ पार्शियल इम्यून हुए। पार्शियल इम्यून हुए तो उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन इतना डेडली नहीं था जितना पहले हुआ करता है जब इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो थी। जी। दूसरा, कुछ नई दवाइयां आई हैं जैसे फैबीफ्लू, रेमडेसिविर, जो काफी इफेक्टिव है। मतलब इतनी दवाइयां नहीं थी हमारे पास जब 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तब बिल्कुल दवाइयां नहीं थी। तो ये भी एक फैक्टर है। जी। तीसरा फैक्टर जो हो सकता है कि शायद वायरस म्यूटेट होकर लेस एग्रेसिव हो गया, ये तीसरा फैक्टर है, लेकिन ये गेस वर्क है कि कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। जी। तो मैं तो ये कहूंगा जो 90 ईयर्स प्लस ठीक ठाक हो गए, गॉड ने ब्लेस किया उनको, क्योंकि वायरस काफी अटैक करता है ऐसे ग्रुप को। जी बिल्कुल। और जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है तब से बार बार आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो अपना ज्यादा ध्यान रखें, जो लोग पहले से अन्य बीमारियों से परेशान हैं वो भी अपना खास ख्याल रखें। डॉक्टर बलबीर, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, हृदय रोगियों के लिए क्या सलाह देंगे और उनमें आप किस तरीके के ट्रेंड देख रहे हैं पिछले 4-5 महीनों में? उनको किस तरीके से वायरस प्रभावित कर रहा है जो पहले हृदय रोग से प्रभावित रह चुके हैं? तो हम लोग हृदय रोग के पेशेंट देखते हैं, तो हम कई बार सीरियस पेशेंट देखते हैं और हम कोविड टेस्ट करते हैं, उनका पॉजिटिव आता है। जी। तो ये ग्रुप बहुत खतरनाक होता है कि इसमें डायबिटीज भी होती है, हार्ट की पंपिंग कई बार वीक होती है और ऊपर से कोरोना इन्फेक्शन, इसमें डेथ मोर्टालिटी हायर होती है। जी। और कोरोना वायरस पर से हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, हार्ट की पंपिंग को वीक कर सकता है, तो हार्ट का फेलियर हो सकता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। तो हार्ट पेशेंट्स में काफी रिस्की है कोरोना वायरस। जी। हम हार्ट पेशेंट्स को पहले से ही हर साल बोलते थे कि एक वैक्सीन लगवाओ, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाओ, एक निमोकोकल वैक्सीन लगवाओ। उनको हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और हर 4 साल में निमोकोकल वैक्सीन लगवाते थे हम, ताकि उनको ऐसे वायरल इन्फेक्शन ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना के लिए हमारे पास नहीं थी वैक्सीन। तो इसका मतलब हम क्यों लगवाते थे वैक्सीन? क्योंकि इन्फ्लुएंजा से उनके हार्ट पे खराब असर होता था, जो हार्ट का पेशेंट पहले होता था उसको और वर्स हो जाता था। हम उनको वैक्सीन लगवा के रखते हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि अगर उनको कोरोना इन्फेक्शन होगा तो उनकी हालत ज्यादा खराब होगी। जी जी बिल्कुल। तो हार्ट पेशेंट्स को तो पूरे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जी। डॉक्टर बलबीर, यहाँ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इधर कुछ दिनों से ये ज्यादा खबरें आ रही हैं कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में थकान की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। हमने ये भी देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद वो थकान की समस्या को लेकर एम्स में भर्ती हुए। इससे बचने के लिए या इस समस्या को टैकल करने के लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देंगे? तो मैंने कॉमन देखा है कि महीना एक वायरस इन्फेक्शन के बाद कोरोना 1 महीना लग जाता है पूरा नॉर्मल आने में। कईयों को तो बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं होते, उनको कभी वीकनेस भी नहीं फील होती। जी। लेकिन मैं इससे ज्यादा कन्विंस नहीं हूं कि वीकनेस है कि नहीं है। जी। मुझे देखना है कि चेस्ट सीटी में कितना खराबी है। अगर चेस्ट सीटी ठीक है, जी, लंग में इसका मतलब शैडोज नहीं है, तो कोई डरने की बात नहीं है। जी जी बिल्कुल। और वो अपना सामान्य जीवन यापन जी सकते हैं। यहाँ कुछ और सवाल खड़े हो रहे हैं जो सीरो सर्वे के नतीजे आए, अगर उस पर वापस लौटें तो हर्ड इम्यूनिटी को लेकर भी दुनिया के कुछ देशों में काफी चर्चा चल रही है। लेकिन अमेरिका के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर एंटनी फाउची हैं, उन्होंने कहा कि अगर हर्ड इम्यूनिटी की ओर हम जाने की सोचते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में मौत भी हो सकती है। भारत जैसे देश के लिए क्या हर्ड इम्यूनिटी संभव है? देखिए, आप इसका कोर्स देखिए। अगर छोटा कंट्री होता, जैसे यूरोपियन छोटे छोटे कंट्री है, 3 महीने में खत्म हो गया, इन्फेक्शन बहुत कम हो गया। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो पहले कुछ स्टेट्स हो रही है जैसे बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ पे खूब इन्फेक्शन हुआ, खूब डेथ्स हुई। लेकिन बिहार, यूपी में खास, असम में कुछ खास केसेस नहीं थे, अब वहां शुरू हो गया। तो ये हर्ड इम्यूनिटी से ही रुकता है। दिल्ली में अब कम क्यों हुआ है? क्योंकि इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ गए। जैसे सीरो पॉजिटिव अगर 29% है, तो अगर मेरा मानना है कि अगर ये टेस्ट और सेंसिटिव होता तो 40% होता है हर्ड इम्यूनिटी। तो अगर हर्ड इम्यूनिटी 60% के करीब आ जाए तो इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन कम हो जाता है। जी। तो अमेरिका का इसलिए उस समय कहना था, क्योंकि वहां मोर्टालिटी उस समय बहुत हाई हो रही थी। अब कम हो गई है मोर्टालिटी, वहां इन्फेक्शन रेट्स अभी भी हाई है लेकिन मोर्टालिटी कम है। तो वो ही सेम चीज हम यहाँ देख रहे हैं। जी बिल्कुल। ओडिशा के कटक से अब्दुल खालिद जी जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब्दुल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अब्दुल जी, आप अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप?
जी, हमरा डायबिटीज है और सांस फूलता है जी, और गले में दर्द होता है जी। ये मधुमेह के रोगी हैं, सांस फूलता है, गले में दर्द भी होता है। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सब कोरोना की ओर इशारा तो नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये सांस फूलना पहले नहीं था और अब शुरू हो गया है तो आपको कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। जी। और डायबिटीज के मरीजों को लेकर आप बात कर रहे थे, जैसा इन्होंने कहा, और इनकी उम्र से भी लग रहा है कि ये 60 साल से ज्यादा के लग रहे हैं। ऐसे में क्या आप सुझाव देंगे कि अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव लाएं ऐसे लोग जो कि कोरोना संक्रमण को बहुत हद तक दूर रखने में सफल हों? तो डायबिटिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है कि अपनी डायबिटीज अच्छी कंट्रोल में रखें। अगर अच्छी कंट्रोल डायबिटीज है तो इसमें देखा गया है कि इन्फेक्शंस होते हैं तो इतने खराब नहीं होते जितने अनकंट्रोल डायबिटिक्स में। जी। तो अगर किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ और उसको डायबिटीज है तो वो पूरी मेहनत करे कि अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करे, दिन में 1-2 बार टेस्ट करे, दवा रेगुलरली खाए और डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर कंट्रोल नहीं है तो उसको कंट्रोल करे। तो यही कर सकते हैं। जी बिल्कुल। गाजियाबाद से यामीन जी जुड़ चुके हैं। यामीन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। जी, मेरे को ये मालूम करना था जी कि जैसे कि लोग संक्रमित हो जाते हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, वैसे भी सुन रहे हैं और उनको पता भी नहीं लगता, वो जब उनकी रिपोर्ट आती है तो वो पॉजिटिव आती है, ऐसा क्या है जी? ये एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के बारे में जानना चाहते हैं कि क्यों उनमें लक्षण नहीं दिखते? यामीन जी, आपका सवाल बहुत करेक्ट है और इसका डॉक्टरी भी आंसर नहीं कर पा रहे कि कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता इन्फेक्शन हो गया और वो ठीक हो गए उसके बाद। जनरली ये यंगस्टर्स में होता है, बट मैंने ओल्डर पेशेंट्स भी देखे हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ, 70 इयर्स और हमारे जानकार हैं, उनको इन्फेक्शन हुआ, पता भी नहीं चला। उनका पता कैसे चला कि उनको टेस्ट कराना पड़ा कि एक फ्लाइट पकड़नी थी, उसके लिए टेस्ट कराना पड़ा और पॉजिटिव पता लगा। तो ये बड़े अजीब चीजें हैं इस वायरस के, जो हमें पूरी समझ नहीं है इसके बारे में। बट ये करेक्ट है कि कुछ लोगों को बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होते और कोरोना पॉजिटिव है। जी बिल्कुल। खुशकिस्मत में समझूंगा ऐसे लोग। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, और जो सीरो सर्वे भी है ये भी उसी ओर इशारा कर रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली में भी लोगों को पता ही नहीं चला कि वो कोरोना संक्रमित हुए और वो फिर ठीक भी हो गए। दिल्ली से ही आरके गर्ग जी हैं। गर्ग जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, हेलो, आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं आरके गर्ग बोल रहा हूँ। जी पूछिए। हाँ जी सर, ऐसा है, वी आर सीनियर सिटीजन जी, और हमारे घर के आगे बालकनी है पूरी। जी हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ, तो जैसे हम अपने घर में ही रहते हैं, सीनियर सिटीजन है, लेकिन हमारे घर के आगे बालकनी है, तो उसमें क्या हम मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर सकते हैं? डॉक्टर बलबीर, ये जो सवाल है ये उन खबरों के बाद है जब ये कयास लगाए जा रहे हैं, और WHO ने भी कहा है कि ये हवा से भी कुछ स्थानों पर कुछ परिस्थितियों में फैल सकता है। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर कि ये हवा में नहीं फैलता, लेकिन अगर आप किसी के पास 6 फीट के डिस्टेंस में है या किसी के साथ तेज वॉक कर रहे हैं, वो जब तेजी से वॉक करते हैं तो ये ज्यादा स्प्रेड करता है। या कोई खांसी करता है या जोर से हंसता है तो ये 9 फुट तक जा सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकता। तो अगर आपकी बालकनी के आसपास कोई लोग ही नहीं है तो आप इजीली वॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, कई सारे ऐसे श्रोताओं के सवाल होते हैं कि क्या वो छत पे टहल सकते हैं या नहीं, या बालकनी में टहल सकते हैं तो नहीं। तो डॉक्टर बलबीर ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना से हरविलास सिंह तोमर जी हैं। हरविलास जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी पूछिए। बोलिए। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार में रहता हूँ और मेरे पास एक ही रसोई घर, एक ही बाथरूम, एक ही शौचालय, तो मुझे किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? एक बड़ा सवाल है डॉक्टर बलबीर, चूंकि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जहां पर एक ही रसोई घर है यानी किचन और एक ही शौचालय है। ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, श्रमिक हैं, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें? तो मैं अभी तक जो देखा है कि ग्रामीण रीजन्स में अभी ये वायरस स्प्रेड नहीं हुआ। उसका मेजर रीजन है कि वो खुला रहता है जी। लोग फील्ड्स में जाते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते, हवा खुली होती है, तो इसलिए क्लोज्ड एटमॉस्फेयर नहीं होता। जबकि मेजर सिटीज, बड़े सिटीज में
कंजेशन ज्यादा है जी, स्लम्स ज्यादा है, तो वहाँ ज्यादा रिस्क है इसको होने का। जी, अगर एक ही शौचालय और एक ही फैमिली है तो इतना कोई खतरा नहीं, क्योंकि फैमिली में अगर किसी को होगा तो ये तो पक्का है कि बाकी सबको भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही शौचालय है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको जरूर कोरोना होगा। रूरल एरियाज में अभी बहुत बचे हुए हैं लोग। जी। राजस्थान के बाड़मेर से कमलेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब से अपने ये नोवल कोरोना वायरस आया है जी, उससे जहाँ से लेकर आज दिन तक मतलब इसके लक्षणों में कुछ बदलाव आया है सर? लक्षणों में बदलाव की बात कर रहे हैं, समय समय पर इसके लक्षणों में बदलाव देखे गए हैं। डॉक्टर बलबीर। तो मैंने जैसे ये बोला आपको कि जब हमने मई जून जुलाई में केसेस देखे जी, वो इतने खतरनाक नहीं है इस समय। जब हम जून जुलाई में देखते थे तो मुझे फोन कॉल्स इतने आते थे कि हमें हार्ट के पेशेंट भी हैं और बहुत सांस फूल रहा है, तो और देखते थे कोविड पॉजिटिव है, कभी वेंटिलेटर पे चले जाते थे और डेथ होती थी जी। अभी इतना नहीं देख पा रहे हैं हम। अच्छी बात है क्योंकि ये इतना सीवियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये नहीं मानना कि अगर सीवियर नहीं हो रहा तो हमें बचाव नहीं करना जी, हमें उतना ही बचाव करना है इसका जितना हम पहले करते थे जी। ये अच्छी बात है कि इतना डेथ रेट्स नहीं है, रिकवरी रेट्स हाई है, ये बहुत अच्छी बात है जी, हम लकी हैं कि ऐसा हो रहा है जी। इसके रीजंस मैंने जैसे बताया, बड़ा मुश्किल है बताना कि क्यों हो रहा है, क्या वायरस चेंज हो गया, वायरस म्यूटेट कर गया या हमारी इम्यूनिटी उससे फाइट कर रही है। मोस्ट लाइकली हमारी इम्यूनिटी उससे फाइट कर रही है, क्योंकि कुछ पार्शियल इम्यून हो गए, कुछ फुल इम्यून हो गए, तो उससे इम्यूनिटी फाइट करने से ये इतना खतरनाक नहीं है। जी। कमलेश जी, ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या लक्षणों में पिछले कुछ महीनों में बदलाव दिखा है? वही मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्य इस तरह बदलाव दिखा कि पहले सांस फूलने से आते थे लोग, अब खांसी और फीवर से ज्यादा आते जी, बिल्कुल। तो पहले ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती थी क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन होता था। जैसे मैंने बोला, अगर किसी का सीटी पॉजिटिव है तो वो मुझे बहुत खतरनाक लगता है पेशेंट, रादर देन एक ने कहा मुझे वीकनेस लगती है और लेकिन सीटी नेगेटिव है जी। तो लंग्स में अगर ये होता है और शेडोज बना देता है लंग्स में, तब हम बहुत डरते हैं इससे। जी बिल्कुल। हरियाणा के जिंद से नफे सिंह जी जुड़ चुके हैं। नफे जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद जी श्रीवास्तव, नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर बलबीर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, मैं नफे सिंह प्रधान, गांव पेगा, डिस्ट्रिक्ट जिंद, हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। पूछे, क्या जानना चाहते हैं? अपने देश में वैक्सीन का ट्रायल है, मानव पर ट्रायल जारी है जी। यदि कोई स्वयं पर परीक्षण करवाना चाहे तो कहाँ संपर्क करे? एक बढ़िया सवाल है कि जो ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीन में, नफे सिंह चाहते हैं कि अगर उन जैसे लोग इसमें शामिल होना चाहें तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? तो एम्स में मेजर ट्रायल चल रहा है जो नॉर्थ इंडिया में है जी। तो वो एम्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं इसमें। जी जी बिल्कुल। ये भी डॉक्टर बलबीर, जब वैक्सीन की चर्चा शुरू हो गई है तो ये भी बता दीजिए कि जो ट्रायल्स हैं, आज भी एक खबर आई है कि सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन पर काम कर रही है उसके 3rd फेज के ट्रायल शुरू हो रहे हैं। क्या संभावना है, कब तक? तो जब 3rd फेज का ट्रायल शुरू होता है तो हम एटलीस्ट 3 महीने वेट करते हैं उसके। तो अगर हम आज से अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुए फेज 3 ट्रायल तो मान के चले तो अक्टूबर एंड तक हमको उम्मीद हो कि मिले। तो मेरा सोचना है कि जल्दी से जल्दी अगर हम देखें तो अक्टूबर एंड और लेट देखें तो दिसंबर एंड जी वैक्सीन आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि नए साल की जो शुरुआत होगी वो कोरोना वैक्सीन के साथ हो सकती है। और सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट का ही मोस्ट लाइकली आएगा, सबसे आगे। जी बिल्कुल। पंजाब के जालंधर से पॉल जी जुड़ चुके हैं। पॉल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैं जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं ये क्वेश्चन है कि जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसकी जो लैट्रिन है या बाथरूम है उसकी स्मेल से भी कोई कोरोना हो सकता है? नहीं, स्मेल से नहीं हो सकता। कोरोना का एक ऐसा खौफ भी बैठ गया है डॉक्टर बलबीर कि लोग अपनी तरह से भी एनालिसिस करने लगे हैं कि इससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, और कई बार ये मानसिक परेशानी का भी कारण बन रहा है। कोरोना एक बहुत ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग चीज है। अब कैसे डिस्टर्बिंग है कि रोज सारा दिन मास्क पहन के जाना जी, इतना प्रिकॉशन लेना, ट्रेन, होटल्स, रेस्टोरेंट्स नहीं खुले हुए और लोगों के बिजनेस पे इफेक्ट हुआ है, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं अभी भी। तो साइकोलॉजिकली इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली।
जिस फैमिली में हुआ उनकी पूरी फैमिली को हुआ जी, जिनके घर में कुछ डेथ हुई वो भी साइकोलॉजिकली बड़े डिप्रेस्ड है जी। तो ओवरऑल इसने बहुत खराब इम्पैक्ट किया पूरी वर्ल्ड में। जी बिल्कुल, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, परेशानी है और संकट का ये दौर बीत जाएगा। अपने आप को सकारात्मक बनाए रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ओडिशा मैं वही कह रहा था कि अगर पिछले 3 महीने में हम देखें जी, तो अभी इतना खतरनाक नहीं है वायरस जितना पहले 2 महीने में था जी। तो अगर अगले 2-3 महीने में ऐसा ही चला तो हम अक्टूबर एंड तक काफी अच्छे सिचुएशन में होंगे। जी बिल्कुल, संभावनाएं बिल्कुल कायम हैं। ओडिशा से रविंद्र कुमार दास जी हैं। रविंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा ये सवाल है, भूख नहीं लगना जी और थकापन आना, खाने को मन नहीं करना और दुर्बल जैसा वीकनेस जैसा लगना, ये कोई कोविड का लक्षण हो सकता है क्या? हो सकता है। सो कोविड के लक्षण सिर्फ फीवर या कॉफ नहीं है। अगर फीवर कॉफ है तो बहुत हाई चांस है कि हो सकता है वीकनेस, पूरी बॉडी में दर्द होना, सांस फूलना या फिर टेस्ट या स्मेल खत्म हो जाना, ये भी सिम्टम्स हैं कोविड के। जी, तो आज की डेट में जहां टेस्टिंग बहुत एक्सटेंसिवली हो रही है पूरे कंट्री में, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत टेस्टिंग की लैब्स खोली हुई हैं जी, तो सबको फायदा उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, सबको फायदा उठाना चाहिए। जनवरी में भारत में सिर्फ एक लैब थी जहां पर कोरोना का टेस्ट होता था और इस समय देश में 1400 से ज्यादा प्रयोगशालाएं हैं और अगर आज की बात करें तो देश में 9 लाख से ज्यादा कोरोना की जांच हुई है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की जरूरत है। गुरुग्राम के सोहना से अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते। डॉक्टर साहब को नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि सर जैसे हम बाइक्स पर सफर करते हैं हेलमेट पहन के जी, तो सर कई बार होता है कि रेड बत्ती पर हमारे बीच में कई लोग खड़े होते हैं, तो सर वहाँ पे कोरोना का खतरा रहता है कि नहीं रहता है? और सर दूसरा सवाल है कि जैसे आजकल रेडिया खुल गई है सर, गोलगप्पे वगैरह जो भी कुछ है, तो सर वहाँ पे जैसे लोग खाते हैं तो उससे भी क्या खतरा हो सकता है? पहला सवाल काफी बढ़िया है डॉक्टर बलबीर की। रेड लाइट पे चाहे अनचाहे लोग जमा हो ही जाते हैं, अपने बाइक पे हो चाहे कार पे हो, क्या उससे भी संक्रमण हो सकता है? तो हमने ये पहले ही कहा कि आपने मास्क पहनना है। अगर हेलमेट पहनी हुई उसके मास्क के ऊपर तो आपका चांस बहुत कम। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें एक स्टडी की गई है कि अगर मास्क अच्छी तरह पहना जाए, सिर्फ मास्क अच्छी तरह और हाथ का ध्यान दिया जाए तो ये वैक्सीन के बराबर है जी। जितना वैक्सीन पे हम डिपेंड कर रहे हैं उसके बराबर है। तो ये सिंपल प्रिकॉशन है कि जहां भी आप जाएंगे, जहां लोग इकट्ठे होंगे तो मास्क पहना है, हेलमेट आपने पहनी है तो आपको चांस नहीं है। अच्छा, अब रहा गोलगप्पे, तो हाथों से डेफिनेटली हो सकता है। आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने चाहिए। गोलगप्पे की दुकान पे एक की जगह अगर 10 लोग खड़े हैं तो मत खाइए जी, वहां मत जाइए। ये भी बोला गया कि ऑफिस वगैरह सब खुल गए हैं, लेकिन ये भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि लोगों को लंच इकट्ठा नहीं करना चाहिए जी, लोगों को दूर रहना चाहिए। जैसे लंच खाएंगे तो आप मास्क हटाएंगे, मास्क हटा तो एक दूसरे की ट्रांसमिशन हो सकती है जी। आपको ये सोच के चलना है कि शायद ये दूसरा आदमी जो मेरे साथ बैठा है इसको कोरोना है, तभी आप बचा पाएंगे। और इसी से हम लोग बचे हुए हैं सब, अगर मैं बताऊं तो, बिकॉज ये वैक्सीन अभी आई नहीं है और ये वायरस बहुत इन्फेक्शियस है जी। डॉक्टर बलबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम वैक्सीन के इंतजार में हैं, लेकिन अगर हम मास्क सही ढंग से पहन रहे हैं और हमेशा पहन रहे हैं और अपने हाथों को मुंह और नाक में नहीं टच कर रहे हैं तो ये वैक्सीन के ही बराबर है। उत्तर प्रदेश के शामली से अदल सिंह जी हैं जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे शुरुआत में कोरोना के बारे में विषय में जो जानकारियां दी गई थी जी, कि वुहान के अंदर वहाँ की स्थिति ऐसी है, वहाँ के मांसाहार के विषय में वहाँ इस वायरस को अधिक बल मिला जी। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि क्या अगर ऐसी स्थिति यहाँ हो तो क्या उससे वायरस को बल ज्यादा मिलेगा? अच्छा, दूसरा सवाल उससे हम कैसे बच सकेंगे? दूसरा मेरा ये है भी कि जैसे खांसी है, नजला जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, ये इन वायरसों की गिनती बताई गई थी कि 5-6 है और इन्हीं की श्रेणी का ये वायरस है कोरोना। तो मैंने एक ऐसा अनुभव किया था पिछले 1-1.5 साल पहले से
कि ये जो वायरस था इन्फ्लुएंजा वगैरह का, वो सूखे नीम के पत्तों के धुएं से मरता है। जी, मैंने इस पर काफी अनुभव करके देखा था। तो क्या ये उस धुएं से कोरोना का वायरस मर सकता है? पहला सवाल जिस पर काफी दुनिया भर में विवाद हुआ कि वुहान से इसकी शुरुआत हुई, ये कह रहे हैं कि वहां मांसाहार की प्रवृत्ति है, माहौल है। क्या ऐसी स्थितियां अगर भारत में भी होती हैं तो क्या इससे कोरोना का प्रसार और होगा? तो ये अब चाइना बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है, क्योंकि वहां से क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहां की जो प्रेस मीडिया बिल्कुल गलत न्यूज दे सकते हैं और हमें समझ नहीं आ सकती। ये ट्रू है कि वहां जो ये एनिमल लैब्स हैं, वायरल लैब्स हैं, और जहां वुहान में ये जो मार्केट थी जहां बैट्स और अदर मार के वो खाते हैं एनिमल्स को, तो वहां से ऐसे वायरसेस और कई वायरसेस निकल सकते हैं। और लेकिन जो अजीब बात है चाइना की, जो मुझे बिल्कुल समझ से बाहर है, कि चाइना में इतनी जल्दी कंट्रोल हुआ कहीं दुनिया में नहीं हुआ। दूसरी चीज, चाइना इतना बड़ा कंट्री है, जैसे इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, अमेरिका बहुत कंट्री है। 6 महीने से अभी चल रहा है दोनों कंट्रीज में, अमेरिका में भी चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है। एक स्टेट से जाता है फिर दूसरे में जाता है। तो चाइना में ऐसा क्या हुआ कि किसी और स्टेट में नहीं गया और वुहान के बाद खत्म हो गया? हमें ये चीजें एनिग्मेटिक हैं, समझ से बाहर है कि क्या हुआ एग्जैक्टली और कैसे उन्होंने इतनी जल्दी कंट्रोल किया जबकि बाकी लोग नहीं कर पाए। जी, तो ये तो सब उनका बताना कि वहां क्या हुआ गेस वर्क होगा हमारे लिए, क्योंकि अगर उनकी ट्रू स्टोरीज आएंगी तभी पता लग सकता है। जी, और दूसरे सवाल के जवाब में आप कुछ कहना चाहेंगे? दूसरे सवाल के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये वायरस बहुत फ्रेजाइल है। ये अल्कोहल थोड़ा सा लग जाए तो मर जाता है, थोड़ा सोप से धो दो तो वो मर जाता है। जी, तो इसमें कोई वायरस में दम नहीं है। ये तो जब म्यूकस मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है तो इसमें जान आती है। जी, जब तक ये बाहर पड़ा है, सरफेस पे पड़ा है, इस पे अल्कोहल थोड़ा सा डाल दो या हाथ धो लो या साबुन लगा दो, मर जाता है एकदम। जी बिल्कुल। राहुल यादव जी कार्यक्रम में अंतिम कॉलर के रूप में जुड़ चुके हैं जयपुर से। राहुल जी कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे हमें दिखाई नहीं देता है जी, तो हम लोग जब चलते हैं तो हमको बैंक या कहीं जाना पड़ता है, दूसरे आदमी का हाथ पकड़ के हम साइड पार करते हैं, तो साहब इसमें कोई हमको कोई उपाय है कि हमको बचने का? दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं और ये कह रहे हैं किसी के सहारे के साथ ये सड़क पार करते हैं, तो क्या वो जो जिस व्यक्ति के सहारा ले रहे हैं ये उनसे भी संक्रमण हो सकता है? डॉक्टर बलबीर, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, बहुत संक्षिप्त। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसमें 2 ही प्रिकॉशन आपको लेना है कि सैनिटाइज करना है हाथ, अगर किसी से टच किया हाथ उसी इमीडिएटली सैनिटाइज करना है। दूसरा, अपने हाथ को मुंह, आईज या नोज के पास नहीं ले जाना। जी, अगर आपने सैनिटाइज नहीं किया तो हाथ को टच नहीं करिए, फेस को। जी जी बिल्कुल। चलते चलते क्या हमारे श्रोताओं को संदेश देना चाहेंगे इस दौर में जब दिल्ली में सीरो सर्वे के नतीजे आए हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि अब वायरस का खतरा और लक्षण कम दिख रहा है? तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि फेस मास्क और सैनिटाइजर्स कंटिन्यू करिए ये पूरे साल। जी, बिकॉज ये वायरस अभी भी हो सकता है और कुछ पॉपुलेशन जो ओल्ड पीपल हैं, डायबिटीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उनको काफी मुश्किल में डाल सकता है। जी, तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। और मैंने जैसे बोला, मास्क और सैनिटाइजेशन, वैक्सीन जब तक नहीं आती है आपकी वैक्सीन है। जी बिल्कुल। डॉक्टर बलबीर, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर बलबीर बता रहे थे कि हम सब वैक्सीन के इंतजार में हैं, लेकिन अगर हम सही से मास्क पहने, हमेशा मास्क पहने और अपने हाथों को साबुन पानी से धोते रहें और जहां ये उपलब्ध नहीं है वहां सैनिटाइजर का प्रयोग करें, तो ये किसी वैक्सीन से कम नहीं है। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर बलबीर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।